Good evening, sir. हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, जय हिंद। Good evening, sir. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, जय हिंद बच्चे। क्या बात है, आगरा सेंटर पे कहाँ जा रहा है भाई? पढ़ाई नहीं करनी? अच्छा, और कोई है जो इसमें कैमरे में दिख रहा है, आगे फ्रंट में बैठा हो? कितने? 5 ही बच्चे बैठे हैं? मुझे 5 स्टूडेंट दिख रहे हैं। यस सर। पक्का? मैं फोन लगा के पूछ रहा हूँ, अभी आपका इन्विजिलेटर आएगा, वो चेक करेगा। कोई आगे बैठा है क्या? हाँ बेटा, ऐसी जगह बैठ जहां पे दिखाई दे। हाँ, उठ के आ जा। ये 2 बच्चे वो बैठे हैं, इनके पीछे आगे बैठ। पढ़ना ही नहीं है तो फिर बैठने का क्या मतलब है? वो वॉशरूम चले गए। चलिए तो शुरू करते हैं भाई। हमने डॉट प्रोडक्ट देख लिया था, ठीक है? और डॉट प्रोडक्ट में हमने एप्लीकेशन समझ ली थी डॉट प्रोडक्ट की। गुड इवनिंग प्रिया, गुड इवनिंग पीयूष। हम लोगों ने दिमाग में रखना है कि डॉट प्रोडक्ट कब कब लगना है, कौन सी ऐसी एप्लीकेशन आएगी, क्वेश्चन कैसा आएगा जिसमें हमें डॉट प्रोडक्ट की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहली बात, डॉट प्रोडक्ट यूज होगा एक तो उसकी खुद की प्रॉपर्टी कि अगर ए डॉट बी बोल दे तो अपन निकाल लें, अदरवाइज उसकी प्रॉपर्टी के प्रोजेक्शन, किसी एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर पे प्रोजेक्शन जो है वो डॉट प्रोडक्ट से निकलता है, ठीक है? अगर वेक्टर ए का प्रोजेक्शन वेक्टर बी पे निकल रहा होगा तो हम कहेंगे वेक्टर ए डॉट बी कैप। जिसका प्रोजेक्शन निकाल रहे होंगे वो पूरा वेक्टर लिया जाएगा, जिस पर निकाल रहे होंगे उसका यूनिट वेक्टर लेंगे। तो वेक्टर ए डॉट बी कैप। अगर वेक्टर पी वेक्टर का क्यू पर ले रहे होंगे प्रोजेक्शन, तो इट इज वेक्टर पी डॉट क्यू कैप। इसके बाद आता है वेक्टर कंपोनेंट। वेक्टर कंपोनेंट उसी वेक्टर को हम वेक्टर क्वांटिटी बना रहे हैं, क्योंकि ए डॉट बी कैप जो था, जो वेक्टर ए का प्रोजेक्शन वेक्टर बी पे था, वो मैग्नीट्यूड था। डॉट प्रोडक्ट इज अ स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर ए डॉट बी कैप। अब इसको हम वेक्टर डायरेक्शन दे रहे हैं अलोंग वेक्टर बी, सो वी कॉल्ड इट इज ए डॉट बी कैप टाइम्स ऑफ बी कैप। वेक्टर ए डॉट बी कैप ब्रैकेट के बाहर बी कैप, उसका यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई कर दिया जिसके अलोंग वो चल रहा है। देन अनदर थिंग जो हमने सीखी थी कि वेक्टर ए का वेक्टर बी के परपेंडिकुलर वेक्टर कंपोनेंट, a vector component of vector A perpendicular to vector B, it is vector A minus vector A dot B cap whole bracket with B cap। मेरे ख्याल से आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है? तो हमने वेक्टर कंपोनेंट निकालना सीखा था, हमने प्रोजेक्शन निकालना सीखा था, हमने ये देखा था कि उसे एंगल निकालने के लिए भी यूज करते हैं, लाइक कॉस थीटा। कॉस थीटा अगर आपको कहीं भी तुम्हें 2 वेक्टर के बीच का एंगल निकालना होगा, हमेशा हमेशा डॉट प्रोडक्ट लगेगा। चाहे मैं आपको क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा दूं, चाहे मैं आपको वीटीपी वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ाऊं, कुछ भी पढ़ा लूं, किन्हीं कोई भी 2 वेक्टर के बीच में जब भी हमें क्या निकालना होगा, एंगल, हम हमेशा डॉट प्रोडक्ट करेंगे। दैट इज कॉस थीटा इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉड्यूलस ऑफ ए मॉड्यूलस ऑफ बी, ठीक है? आफ्टर दैट दो अगर परपेंडिकुलर हुए वेक्टर तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। अगर दोनों वेक्टर के बीच में एक्यूट एंगल हुआ तो ए डॉट बी पॉजिटिव होगा, नेगेटिव हुआ मतलब ऑब्ट्यूज एंगल हुआ तो ए डॉट बी लेस देन होगा। यहां तक हम पहुंच चुके थे। एक क्वेश्चन और देखते हैं, उसके बाद कुछ और क्वेश्चन देखेंगे। ट्राई करें।
हमसे एंगल मांग रहा है किसके बीच में, ए और बी के बीच में. We want to find the angle between vector A and vector B, and we have vector A plus vector B plus vector C equals to 0. परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन की डायरेक्शन एक बार बता दीजिए. अच्छा अमन बताता हूं, मैं पढ़ नहीं पाया, ठीक है, लेट पढ़ा मैंने. ये वाला क्वेश्चन कर ले फिर बताता हूं. सर डी. देखते हैं बेटा. कैसे निकालेंगे, डॉट प्रोडक्ट करना पड़ेगा. ए डॉट बी चाहिए होगा. अब ए डॉट बी कैसे मिलेगा, कोई बता रहा है? सर इसको लिख लेंगे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस सी वेक्टर. बिल्कुल. अगर कभी मोड लगा देंगे. एकदम सही है, मोड लगा के स्क्वायर कर देंगे. जिनके बीच का एंगल चाहिए उनको साथ में रखो, बाकी को इधर ले आओ. अब दोनों का मॉड्यूलस का स्क्वायर कर देंगे. नाउ यूजिंग फॉर्मूला वी कैन फाइंड द एंगल बिटवीन ए डॉट बी, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी. ट्राई टू डू इट. ठीक है नारायण, पीयूष, ठीक है सूर्यांश. ठीक है अमन, ठीक है ऋषभ. ऋषभ ऐसा ऑप्शन ही नहीं है. अच्छा हाँ ठीक है. ठीक है सिद्धार्थ, अजय भाई फॉर्मूला लगाएं. इट इज मॉड्यूलस ऑफ ए स्क्वायर मॉड्यूलस ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ सी स्क्वायर. अब हमारे पास सारा केस है. मॉड्यूलस ऑफ ए स्क्वायर 9, मॉड्यूलस ऑफ बी स्क्वायर 25, 2 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी, मॉड्यूलस सी स्क्वायर 49. सो इट इज 2 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी इज इक्वल टू 9 चला गया 40, तो ये 15 है ना. अब ए डॉट बी तोड़ो, इट इज मॉड्यूलस ऑफ ए मॉड्यूलस ऑफ बी कॉस थीटा. तो मॉड्यूलस ऑफ ए इज 3, इट इज 15, इट इज 5 सॉरी, इट इज 5 कॉस थीटा इक्वल टू 15. 15 से 15 कट जाएगा. सो कॉस थीटा इक्वल टू 1/2. सो थीटा इक्वल टू पाई बाय 3. बिल्कुल सही है भाई, सबको समझ में आया होगा, इसमें ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है. अच्छा, एक बच्चा पूछ रहा था कि परपेंडिकुलर का क्या केस था जो अपन ने कंपोनेंट वेक्टर कंपोनेंट निकाला था. तो मैं रिपीट कर देता हूं. ये वेक्टर बी था, यहां पर वेक्टर ए माना था हमने, इसका प्रोजेक्शन ये आया था, यहां से यहां तक की लेंथ थी, ये लेंथ यहां से लेके यहां तक,
इट इज वेक्टर ए डॉट बी कैप आया था। अब हमने इसको वेक्टर का नाम देना चाहा, तो कोई भी वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड पता है, ये इसको हम वेक्टर बना रहे हैं, इसका मैग्नीट्यूड हमें पता है, और ये किसके डायरेक्शन में, वेक्टर बी के, तो इसमें बी कैप का अगर प्रोडक्ट कर दें तो ये मुझे मिला है, ये वेक्टर कह लो या ये वेक्टर, दिस इज अ वेक्टर विच इज अलोंग टू वेक्टर बी एंड कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए। अब अगर मुझे इसके परपेंडिकुलर, किसके, वेक्टर बी के परपेंडिकुलर वेक्टर, परपेंडिकुलर कंपोनेंट किसका, वेक्टर ए का निकालना है, तो मैंने केवल ट्रायंगुलर लॉ लगाया, ये वेक्टर ए था, ये था, ये था वेक्टर ए डॉट बी कैप ऑफ बी कैप। तो व्हाट इज दिस, तो आप इसे वेक्टर एक्स बोलते हैं अगर, तो हम ट्रायंगुलर लॉ से बोल सकते हैं कि वेक्टर एक्स प्लस वेक्टर ए डॉट बी कैप ऑफ बी कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए। तो व्हाट इज वेक्टर एक्स, वेक्टर एक्स इज वेक्टर ए माइनस ए डॉट बी कैप ऑफ बी कैप। ठीक है, ठीक है निकिता, और देख, सर हमें कोप्लैनरिटी की कंडीशन कब यूज करनी होती है? अभी कोप्लैनरिटी कंडीशन आई नहीं है, वो तो तभी करनी पड़ेगी जब उसमें क्वेश्चन में दिया होगा, क्वेश्चन में बोलेगा कि कोप्लैनर है। सर अब जैसे यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी इक्वल 0 दे रखा था, तो ये भी एक कोप्लेनर ही हुआ कि मतलब दो एक के उसमें कोप्लेनर है? नहीं, तीनों कोप्लैनर हो, हाँ तीनों कोप्लैनर हो सकते हैं ना, इसमें ट्राइंगल होना जरूरी नहीं है, लेकिन कोप्लैनर हो सकते हैं। यस सर। क्योंकि ये डिपेंड, अगर कभी भी किसी भी एक वेक्टर को रिमेनिंग दो वेक्टर के टर्म में लिख सकते हैं तो वो कोप्लैनर होते हैं। ठीक है, मैंने बताया था आप लोगों को कि जैसे दो वेक्टर अगर हैं, टू वेक्टर्स हैं, अगर हमारे पास टू वेक्टर्स हैं और अगर हम वेक्टर ए इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी लिख रहे हैं, इसका मतलब दे आर कोलिनियर, है ना। इट इज ऑल्सो कॉल्ड डिपेंडेंट। अदरवाइज अगर नहीं लिख पा रहे, जैसे आई कैप को जे कैप के अलोंग नहीं लिख सकते, मैं ऐसा नहीं कह सकता कि आई कैप इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ जे कैप, वो नहीं बोला जा सकता, तो दे विल बी इंडिपेंडेंट। अगर हम किसी एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के टर्म में लिख सकते हैं तो वो कोलिनियर ही होता है। अगर थ्री वेक्टर्स आ गए और अगर मैं किसी एक वेक्टर को रिमेनिंग दो वेक्टर के टर्म में म्यू और लैम्डा की किसी भी वैल्यू के लिए लिख रहा हूं, देन दे आर वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, दे आर कोप्लैनर एंड दे आर डिपेंडेंट। और ऐसा हमेशा होता है, कोई भी वेक्टर, कोई भी तीन वेक्टर को अगर किसी एक को दो बाकी दोनों के टर्म में लिख सकते हैं, जैसे इसमें लिख पा रहे थे हम, तो ये आपस में क्या होंगे, कोप्लैनर होंगे। अब तीन वेक्टर ट्राइंगल बनाएंगे या नहीं, ये नहीं कह सकते, क्योंकि वो उनके मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करेगा कि वो ट्राइंगुलर प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या नहीं। पता है ना आप लोगों को, दो साइड का सम तीसरे से बड़ा हो, सब चीजें भी होनी चाहिए। यस। ठीक है, बढ़िया। और देखें, और क्वेश्चन करते हैं। Next problem, using vector find the acute angle, find the acute angle between the diagonal of a cube। कोई भी क्यूब हो, उस क्यूब की डायगोनल के बीच का एंगल निकालना है यूजिंग वेक्टर। तो शुरुआत कैसे करेंगे, अपने मन से कोई भी एक क्यूब मानेंगे, उसमें एक को ओरिजिन मान लो, तीन वेक्टर को वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी बोल लो, या आपको पता है सबकी लेंथ बराबर होगी तो एक को ए आई कैप, एक को बी जे ए जे कैप और एक को ए के कैप बोल लो। अरे समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं? यस सर। ये ओरिजिन हो गया, इसको ए बोल देते हैं, दिस इज ओरिजिन।
बी सी डी, तो इसके पैरेलल चल जाएगा। ई एफ जी एच, ऐसा कोई क्यूब बना दिया। अब अपने मन से इसको एक्स एक्सेस बोल देते हैं, इसको वाई, इसको जेड, और इसकी लेंथ अगर ए है तो ये कितना होगा, ए आई कैप, ये ए जे कैप, क्योंकि भाई क्यूब है ना, सबकी लेंथ बराबर होगी, और ए के कैप। व्हाट वी नीड एंगल बिटवीन, किसके बीच का एंगल, मान लो कोई भी दो ले लो, ए जी कैप, ये डायगोनल होगी ना। अरे तुम जिस रूम में बैठे हो उस रूम के बारे में सोचो, अगर किसी एक कोने को आप ए बी सी डी बोलें और ई एफ जी एच बोलें, तो ऐसी डायगोनल, 4 डायगोनल होंगी, एक डायगोनल ऐसी बन रही होगी, एक डायगोनल ऐसी, फिर आप इधर देखेंगे तो एक डायगोनल ऐसी बनेगी, एक डायगोनल ऐसी, टोटल 4 डायगोनल होंगी। तो कोई भी 2 डायगोनल का वेक्टर निकाल लें। अगर हमें हेड और टेल दिया हो तो जैसे वेक्टर ए जी इज वेक्टर जी माइनस वेक्टर ए, उससे आप ए जी का वेक्टर निकालोगे और फिर ई एफ का वेक्टर निकाल लेना, ई सी का। कुछ समझ में आ रहा है? ठीक है। तो बच्चों इसका अब आपको बताया था कि ऑरिजिन से जब ज्वाइन करते हैं तो उस लाइन का जो पोजीशन वेक्टर होता है वही उस पॉइंट का होता है। सो इट इज ऑल्सो ए आई कैप, दिस इज ए जे कैप, दिस इज ए के कैप। कोई बताएगा इसका वेक्टर? ए प्लस ए आई कैप प्लस ए जे कैप। ये ए जे कैप है, ये मैंने सिखाया था भाई, ये भी ए जे कैप होगा। तो दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस, और जो इस लाइन का होगा वही इस पॉइंट का होगा। सो दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस, सो इट इज ए आई कैप प्लस ए जे कैप। ऐसे करके सबका पहले सबका निकाल लो, ठीक है। और फिर ए जी, ए और जी का निकालोगे तो जी माइनस ए हो जाएगा, ई और सी का निकालोगे तो सी माइनस ई हो जाएगा, उससे आंसर आ जाएगा। उनके बीच का डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे, क्योंकि एंगल, दोनों के बीच का एंगल निकालना है, तो वी नीड कॉस थीटा इक्वल्स टू मॉड ऑफ, क्योंकि एक्यूट एंगल है, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो मॉड लगाएंगे ए जी डॉट ई सी बाय मॉडुलस ऑफ ए जी मॉडुलस ऑफ ई सी। भाई एप्लीकेशन तो सीखनी पड़ेगी ना, नहीं तो मतलब क्या है, एप्लीकेशन समझ में नहीं आई, अपन बैठे रह गए, एप्लीकेशन तो सीखे। मैंने मैक्सिमम चीजें बता दी हैं, ट्राई करें खुद से बनाओ। ठीक है अजय, बढ़िया। मुझे यहां से बचा के थोड़ी ले आना है कोई सब्जेक्ट में, सब कुछ आपको पता होना चाहिए। ठीक है पीयूष। हाँ भाई इंदिरापुरम वालों, बनाओ क्वेश्चन जल्दी से। यस सर। ठीक है अमन, 90 डिग्री आ रहा है, अच्छा ठीक है देखते हैं। पी के ने लिखा है 90 डिग्री, बनाया नहीं क्या क्वेश्चन? ठीक है सूर्यांश ए नहीं आ रहा होगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा। हाँ सर, वो 1/3 है। ठीक है अर्षित। देखो जी के वेक्टर निकल जाएंगे कैसे,
इसका वेक्टर हमें पता है, दिस इज ए आई कैप प्लस ए जे कैप। इसका निकालेंगे, ये कितना है, ए के कैप के बराबर, ये वर्टिकल है, ये ए के कैप, तो दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस होगा। सो इट इज ए आई कैप प्लस ए जे कैप प्लस ए के कैप। तो जी के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे ए आई कैप प्लस ए जे कैप। अब ऐसे तो अपना आंसर आ जाएगा इतने से ही, क्योंकि ई और सी भी पता है और ए जी पता है, इसी से आंसर निकाल लो। ए जी वेक्टर का दिस माइनस दिस, तो दिस माइनस जीरो, वो जीरो है, सो इट इज ए आई कैप प्लस ए जे कैप प्लस ए के कैप डॉट विथ ई सी, ई टू सी, ये ऐसा जा रहा होगा, इनके बीच का एंगल थीटा ये चाहिए, तो ई सी क्या होगा, सी माइनस ई, तो सी माइनस ई इज ए आई कैप प्लस ए जे कैप माइनस ए के कैप, और डिनोमिनेटर में इसका मॉड्यूलस, तो इसका मॉड्यूलस क्या होगा, मॉड्यूलस ऑफ ए आई कैप प्लस ए जे कैप प्लस ए के कैप एंड मॉड्यूलस ऑफ ए आई कैप प्लस ए जे कैप माइनस ए के कैप। सो दिस वन इज डॉट प्रोडक्ट दिस डॉट दिस, इट इज ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल अपॉन, इट इज रूट ऑफ 3a स्क्वायर, again this is root of 3a square, so this will be cancel out, so it is a square, it is root 3a into root 3a, a square से a square cancel, so root 3, तो cos theta is equals to 1 by 3, so we can say theta equal to cos inverse 1 by 3। ये किसी भी क्यूब, कोई भी क्यूब हो, उसकी डायगोनल के बीच का एक्यूट एंगल होता है, ये हम वेक्टर से निकाल सकते हैं। चमक रहा है कैसे निकाल रहे हैं? हाँ, एप्लीकेशन तो समझ नहीं है। देखो एक और चीज सीखते हैं, जो आपके 12th बोर्ड में कभी डेरिवेशन पूछ सकता है वेक्टर का, कोसाइन लॉ का डेरिवेशन पूछ लेता है, कोसाइन लॉ नहीं, कॉस ए माइनस बी का। देख लें, हो जाए तो बताइएगा। ठीक है, डन सर। ठीक है, देखो यूजिंग वेक्टर, ये मैं 12th बोर्ड के लिए करवा रहा हूं स्पेशली। यूजिंग वेक्टर प्रूव दैट कॉस अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। अब इसको हम कैसे करेंगे, हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मानेंगे, क्योंकि दो ही एंगल चाहिए, ओ ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, ठीक है। और यहां पे दो वेक्टर ले लेंगे, मान लो दिस इज ए या दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज ओ ए एंड दैट इज ओ बी। अपने मन से इनके एंगल दे दो, मतलब ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। वेक्टर ए जो है वो एंगल बना रहा है कितना, अल्फा। वेक्टर बी कितना एंगल बना रहा है, बीटा। यहां से परपेंडिकुलर डाल दो। अब फिर से हमें क्या चाहिए, हमें, अरे यही तो एंगल हुआ ना, यही एंगल हुआ अल्फा माइनस बीटा। यस सर। तो अब दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालना है, तो उसके लिए वेक्टर को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा आई कैप और जे कैप के टर्म में। तो क्या आप बना सकते हैं?
ये वेक्टर ए है, वेक्टर ए का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा? अल्फा एंगल बन रहा है। A cos alpha. हाँ, cos alpha I cap. ए कॉस अल्फा, ये तो प्रोजेक्शन हो गया। अरे एग्री होंगे सब लोग, सीख चुके हम। इसका मैग्नीट्यूड है ए, वेक्टर ए, तो इसका लेंथ होगी ए। अगर इसकी लेंथ आर होती है और ये थीटा होता तो ये आर कॉस थीटा होता। तो ये है ए कॉस अल्फा, लेकिन अभी ये मैग्नीट्यूड है, इसका डायरेक्शन के साथ अपन बोलेंगे तो आई कैप, है ना। और ऐसे ही इसको क्या बोलेंगे? A sin alpha j. ए साइन अल्फा जे का। आप मुझे बताओगे वेक्टर ओ ए को क्या बोलेंगे? A cos alpha I cap plus A sin alpha J cap. ए कॉस अल्फा आई कैप, क्योंकि दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस होगा ना। Yes, sir. ए कॉस अल्फा आई कैप प्लस ए साइन अल्फा जे कैप। अब आप काफी सीख गए। ऐसे ही ओबी के लिए बनाएं, वेक्टर बी के लिए, और डॉट प्रोडक्ट करें। दोनों के बीच के एंगल आपको पता है, खुद से बनाओ। अच्छा, आप सभी से एक बात करनी थी। कल के दिन एक्स्ट्रा क्लास रखने का मन था फॉर थ्योरी, नॉट फॉर डिस्कशन। डिस्कशन के लिए नेक्स्ट वीक में एक क्लास रखेंगे, ठीक है। मे बी ऑन संडे, मे बी ऑन सैटरडे, मे बी ऑन फ्राइडे, कोई एक क्लास जरूर रखेंगे, ठीक है। क्योंकि एक दो हफ्ते हो जाएंगे करीबन हमारा डिस्कशन किए हुए। तो मेरी क्लास मैं 5:30 पे फ्री हो रहा हूं, तो 5:30 से रखते हैं तो क्लास। तो 5:30 से 6:30, 7, 8 o'clock तक रखें। जेल पाओगे? यस सर, Yes, sir. यस सर। सर एक बार टाइमिंग रिपीट करना। 5:30 से 8। ओके सर। हाँ, कल की बोल रहा हूँ, सर थोड़ा है ना। घर पे बैठ के अच्छा, आप तो आते होगे ना रेगुलर क्लास में। सर 6 से अवेलेबल होगा, रात में लेट सोते हैं तो दिक्कत होती है। हाँ, रात में लेट तो मैं सुबह थोड़ी बोल रहा हूँ, सुबह 5:30 से नहीं है। अच्छा सॉरी सर। हाँ, कोई बात नहीं, सुबह 5:30 से नहीं है। ठीक है, हो गया है, ठीक है। ये सब गिना देगा कि ये ऐसा मैं करता हूं, फिर लेट सोता हूं, लेट उठता हूं, सब गिना देगा, है। वेक्टर ओबी या वेक्टर ए, इसको वेक्टर ए भी बोल सकते थे, वेक्टर ए, और वेक्टर बी भी बोल सकते थे, कुछ भी बोल रहे हैं, ठीक है, अपनी तरफ से। तो ये एंगल बीटा बना रहा था, सो इट इज बी कॉस बीटा आई कैप एंड बी साइन बीटा जे कैप। क्योंकि इसकी लेंथ, ये वेक्टर बी था तो इसकी लेंथ भी वेक्टर मॉड्यूलस ऑफ बी मॉड्यूलस ऑफ बी होगी। अब दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं। तो ए डॉट बी, ए डॉट, इन दोनों के बीच का एंगल निकालना, वेक्टर है, वेक्टर बी का बीच का एंगल ही अल्फा माइनस बीटा होगा। तो ए डॉट बी इज, दोनों का डॉट प्रोडक्ट हो गया ए बी कॉस अल्फा कॉस बीटा, आई डॉट आई प्लस जे डॉट जे, सो इट इज ए बी साइन अल्फा साइन बीटा, ठीक है। अब व्हाट इज ए डॉट बी? इट इज मॉड्यूलस ऑफ ए मतलब ए, मॉड्यूलस ऑफ बी मतलब बी, और दोनों के बीच में एंगल अल्फा माइनस बीटा। तो ए बी कॉमन है, इट इज कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। ये दोनों कट गया। सो कॉस अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। अच्छा, कॉस अल्फा माइनस बीटा आ जाता, अल्फा प्लस बीटा आ जाता तो क्या करते? अल्फा प्लस बीटा कैसे बनाते हैं इसमें? P को नीचे ले लेते हैं एक्स एक्सिस। बिल्कुल, शाबाश। हम इसको ऐसे बनाते हैं कि ये ओ ए है, वेक्टर ए, और ये एंगल बना रहा है अल्फा, और बी को इधर ले देते हैं, ये एंगल बना रहा है बीटा। तो दोनों के बीच में एंगल जो होता वेक्टर बी,
दोनों के बीच में एंगल जो होता है वो अल्फा प्लस बीटा होता। और अब आप समझ सकते हो कि ओ ए वेक्टर ए चेंज नहीं होता, वेक्टर ए तो वही रहता, क्या ए कॉस अल्फा आई कैप प्लस क्या चेंजेस होता है इसमें, बी वेक्टर चेंज हो जाता माइनस बी वेक्टर साइन बी जो है देखो एब्सिसा तो वही रहता क्योंकि डायरेक्शन ये रहेगा, तो ये तो ए बी कॉस बीटा आई कैप ही रहता, लेकिन माइनस जे में लग जाता क्योंकि इसका डायरेक्शन नीचे की तरफ जाता है, इसका वेक्टर कंपोनेंट ऐसे जाके ऐसे जाता, तो अपोजिट में जाता माइनस बी की तरफ, माइनस बी साइन बीटा जे कैप। अब आप जब डॉट प्रोडक्ट करोगे तो माइनस आ जाएगा, तो कॉस अल्फा प्लस बीटा, इन दोनों के बीच का एंगल कॉस अल्फा प्लस बीटा होगा, लेकिन माइनस के साथ आएगा उधर। ठीक है, तो भाई ये कोसाइन, ये कॉस के बारे में या डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट के बारे में हमने बात कर ली, ठीक है। देन हम लोग बात कर रहे हैं वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में। हम कोलिनियरिटी या कोप्लानरिटी के बारे में बात कर चुके हैं, ठीक है। 3 वेक्टर कोप्लानर होंगे, लैम्डा म्यू के टर्म में लिखते हैं अपन, वो मैं बात कर चुका हूं। हम क्रॉस प्रोडक्ट पे चल रहे हैं या वेक्टर प्रोडक्ट। देखिए वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट, इसमें बोला जाता है कि इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर 2 नॉन जीरो वेक्टर, then their cross product can be write as vector A cross vector B is equal to modulus of A modulus of B sin theta into n कैप। अब इसमें मॉडुलस ये सब पता है आपको, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, जैसा कि कॉस थीटा में था, ठीक है। बट व्हाट इज एन कैप? इज अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन containing वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। इसका क्या मतलब है, मान लो ये एक प्लेन है, ठीक है, ये पूरा एक प्लेन है, मैंने इसमें एक वेक्टर बनाया वेक्टर ए, एक वेक्टर बनाया वेक्टर बी, ठीक है, और इनके बीच में एंगल थीटा था, ठीक है। इसी प्लेन पे 2 वेक्टर बनाए। अब जब मैं ए क्रॉस बी कहूंगा तो ध्यान रखना ये राइट हैंड थंब रूल को यूज करते हैं, इसके लिए राइट हैंड थंब रूल रखता है, मतलब जो पहले लिखा है उस पर हाथ रखते हैं और दूसरे की तरफ रोटेट करते हैं। ए की तरफ हाथ रखूंगा और बी की तरफ क्रॉस करूंगा, रोटेट करूंगा, तो ए क्रॉस बी डायरेक्शन ये होगा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर एन कैप, ठीक है। मतलब वो जो वेक्टर आएगा जो इसके परपेंडिकुलर आएगा, वो इन दोनों के परपेंडिकुलर तो होगा ही होगा, उस पूरे प्लेन के परपेंडिकुलर होगा जिस प्लेन में ये लाई कर रहे हैं। कुछ समझ में आ रहा है? ये इसकी डेफिनेशन है। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा कि कभी भी आप क्रॉस प्रोडक्ट जब भी आप क्रॉस प्रोडक्ट लगाएंगे तो आपको एक फिक्स पॉइंट चाहिए होगा जिसके अबाउट रोटेशन हो रहा है। जैसे इसमें ये जंक्शन है, ये एक जंक्शन है, इसके अबाउट रोटेट कर रहे हैं, तो ये एक फिक्स पॉइंट चाहिए होगा जिसके अबाउट रोटेट होगा, ठीक है। ये क्यों कर रहे हैं उसका सिग्निफिकेंस अभी देखते हैं। इसे लिख लें बच्चों, मैं इसका ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस बताता हूं कि क्या मतलब है। मतलब अगर इसे थोड़ा और ठीक से बनाया जाए तो ये कुछ, अगर मैं इसको इस प्लेन पे ना बना के ऐसे बनाता कि ये है वेक्टर ए, ये है वेक्टर बी, थीटा, ये कोई प्लेन है, तो इसके परपेंडिकुलर, किसके, इन दोनों के परपेंडिकुलर,
It is n cap. And n cap is nothing but the cross product का unit vector. Vector A cross vector B cap. It is nothing but the unit vector. अरे unit vector हुआ ना, क्यों? क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड कितना हुआ? ये स्केलर क्वांटिटी है. हम जानते हैं कि किसी भी वेक्टर को, वेक्टर के पास क्या क्या होता है? ए क्रॉस बी एक वेक्टर है. ये मैग्नीट्यूड नहीं दे रहा, केवल ये डायरेक्शन भी रख रहा है. ठीक है, तो हर वेक्टर, ये एक वेक्टर है, हर वेक्टर अपने पास अपना मॉड्यूलस और अपना डायरेक्शन रखता है. डायरेक्शन को यूनिट वेक्टर से दिखाते हैं और मैग्नीट्यूड को इससे. मतलब अगर आप कहेंगे व्हाट इज ए क्रॉस बी मॉड्यूलस, तो इस पर मॉड्यूलस चढ़ेगा मॉड्यूलस ऑफ ए मॉड्यूलस ऑफ बी साइन थीटा एन कैप. अब बच्चों ये तो पहले से स्केलर क्वांटिटी है, तो इससे तो कोई मतलब ही नहीं है. ये तो बाहर मॉड्यूलस ऑफ ए मॉड्यूलस ऑफ बी साइन थीटा. मॉड किस पे लगेगा? मॉड्यूलस लगेगा किस पे? एन कैप पे. एन कैप कितना होता है? 1. तो ये आ गया मॉड्यूलस ऑफ ए मॉड्यूलस ऑफ बी साइन थीटा. दिस इज नथिंग बट मॉड्यूलस ऑफ ए क्रॉस बी. तो हम ये भी कह सकते हैं कि बेसिकली ये जो हमने लिखा है, हम इससे ये भी बोल सकते हैं कि ये बेसिकली ऐसा लिखा हुआ है कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ ए क्रॉस बी एन कैप, है ना. या हम कहें व्हाट इज एन कैप? एन कैप बेसिकली ए क्रॉस बी का क्या है? यूनिट वेक्टर. अरे डिवाइड कर दूं, चमक रहा है कि नहीं? Yes, sir. कोई भी वेक्टर और उसका मॉड्यूलस, इट इज नथिंग बट द यूनिट वेक्टर. मतलब ये डायरेक्शन जो होता है, ये जो डायरेक्शन आता है जब हम ए क्रॉस बी करते हैं, तो इसकी लेंथ बहुत बड़ी आएगी. दिस इज ए क्रॉस बी. ये पूरी लेंथ, ये जहां से यहां तक, यहां से यहां तक आ रहा होगा, ये मॉड्यूलस ऑफ ए क्रॉस बी होगी. ये डायरेक्शन पूरा ए क्रॉस बी होगा. अब इसका जरा सा पार्ट तोड़ लिया, यहां से लेके यहां तक, दिस वन, इसको डायरेक्शन दे दिया. दिस इज नथिंग बट यूनिट वेक्टर एन कैप. Yes. ठीक है, लिख लिया है, बढ़िया. अब ज्योमेट्रिकली इसे बनाया क्यों गया है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, उसे समझते हैं. क्या आप लोगों को याद है कि अगर कोई दो वेक्टर कोलिनियर नहीं है तो वो पैरेललोग्राम बनाते हैं? ये मैंने बताया था. Yes, sir. Yes, sir. बहुत बढ़िया. तो देखें, ज्योमेट्रिकल मीनिंग या ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट. मॉड्यूलस ऑफ ए क्रॉस बी रिप्रेजेंट the area of parallelogram whose adjacent side contain vector A and vector B. ठीक है, मतलब अगर दो वेक्टर ऐसे थे, दिस वेक्टर ए, दिस वेक्टर बी, तो इसके बराबर एक और रख दूंगा यहां पर, ये भी वेक्टर बी, ये भी वेक्टर ए, बन गया पैरेललोग्राम. अब बोला जा रहा है कि मॉड्यूलस ऑफ ए क्रॉस बी क्या कह रहा है? इस पैरेललोग्राम का एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है. कैसे कर रहा है? तो भाई किसी पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता था? बेस इनटू हाइट. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम is area of length of base into height. अब बेस की लेंथ तो किसी छुपी हुई नहीं है, ये वेक्टर ए है, तो हम कहेंगे दिस इज मॉड्यूलस ऑफ ए. ठीक है ना? Yes, sir. हाँ, अब मान लेते हैं इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है, ऐसा एज्यूम कर लिया. हम निकाल भी सकते हैं थ्रू डॉट प्रोडक्ट.
ये परपेंडिकुलर डाल दिया, दिस इज एच। ठीक है, तो कोई बताएगा व्हाट इज एच? बी साइन बिल्कुल, 20 ये इसका मैग्नीट्यूड बी है। अगर ये आर होता, ये थीटा होता, तो ये आर साइन थीटा होता, बिल्कुल। सो इट इज मॉड्यूलस ऑफ बी साइन थीटा। ये मैंने यहां पे लिख दिया हाइट के प्लेस पे, मॉड्यूलस ऑफ बी साइन थीटा। तो बेसिकली ये क्या बन गया? मॉड्यूलस ऑफ, इसको डॉट लगा के लिख देता हूं, डाउट हो जाएगा। सो इट इज मॉड्यूलस ऑफ ए क्रॉस बी। अरे यही होता है ना, मॉड्यूलस ऑफ ए मॉड्यूलस ऑफ बी साइन थीटा इज मॉड्यूलस ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, थीटा क्या है? दोनों के बीच का एंगल था, वही लिया है। अब यहां पर अगर मैं इसको ना बना के एक ट्राइंगल बना देता, देखना एरिया ऑफ ट्राइंगल भी रिप्रेजेंट कर सकता है। एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे? ये वेक्टर ए था, ये वेक्टर बी थी, ठीक है, ये एंगल थीटा था। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा? हाफ बेस, बेस वही रहेगी मॉड्यूलस ऑफ ए, और हाफ बेस इंटू हाइट। अरे हाइट भी तो वही रहेगी। बेसिकली हमने क्या किया है? डायगोनल को ज्वाइन कर दिया है। बेसिकली हमने डायगोनल ज्वाइन कर दिया, और आपको पता है कि किसी भी पैरेललोग्राम की डायगोनल होती है वो इसे दो इक्वल एरियाज में डिवाइड करती है। तो इसीलिए हम कहेंगे दिस इज नथिंग बट मॉड्यूलस ऑफ बी साइन थीटा, बेस इंटू हाइट। सो इट इज हाफ ऑफ ए क्रॉस बी। लेकिन इसमें खास बात क्या है? इसमें खास बात है कि ये सारे लाइन के वेक्टर हैं, ये सब साइड के वेक्टर हैं। अगर ये साइड के वेक्टर नहीं होंगे, मान लो तुम कह सकते हो ना कि सर मान लो वर्टेक्स के वेक्टर दे दिए तो भी तो एरिया निकालना पड़ सकता है। तब हम कैसे निकालेंगे? तो पहले उसके थ्रू हम लाइन के वेक्टर निकालेंगे, साइड के वेक्टर, और फिर एरिया निकालेंगे। कैसे वो मैं समझाऊंगा। ये सबको समझ में आया अब तक? यस सर। यस सर। अब मैं तुमसे एक बात पूछता हूं कि अगर आपको ये समझ में आया, आपके दिमाग में आना चाहिए कि सर ये ठीक है कि ये पैरेललोग्राम हमने बनाया, ये एक प्लेन में होगा, इसमें दो वेक्टर थे, और इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट था वो इस पैरेललोग्राम का एरिया दे रहा है। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट जब हम करते हैं तो डायरेक्शन ये होता है। इसका मतलब है कि ये एरिया का वेक्टर दे रहा है। ये प्लेन फिगर का डायरेक्शन भी रखता है, जिसका मैग्नीट्यूड मैं रिपीट करता हूं, वेक्टर ए और वेक्टर बी से जो पैरेललोग्राम बना, हम तो क्रॉस प्रोडक्ट जानते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट की एक डेफिनेशन आई और ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस अलग है। दोनों चीजें अलग अलग हैं। क्यों? क्योंकि ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस में केवल मैग्नीट्यूड उठाया गया, इस पैरेललोग्राम का एरिया। अब मैं कहूं कि इसका डायरेक्शन क्या है, क्योंकि ए क्रॉस बी तो वेक्टर प्रोडक्ट है, तो वो एन कैप जो है वो दे क्या रहा है? तो आप कहोगे सर आपने अभी तो बताया कि क्रॉस प्रोडक्ट जब हम कर रहे हैं तो वो क्या दे रहा है? उसका डायरेक्शन दे रहा है। और मैं आपसे कह रहा हूं क्रॉस प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड है वो एरिया आ रहा है। इसका मतलब इस एरिया का डायरेक्शन दे रहा है वो। प्लेन फिगर का डायरेक्शन देता है क्रॉस प्रोडक्ट, लेकिन वो परपेंडिकुलर दे रहा है। वाई? ए क्रॉस बी प्लेन के परपेंडिकुलर ही क्यों होता है? मेरा क्वेश्चन समझ में आ रहा है? यस यस सर। मतलब मैं जब आपकी जगह जब मैं था आपके प्लेस पे, तो मैं खुद से जवाब मांगता था, कुछ तो जरूरत होगी। बेटा ट्राइंगल का कुछ नहीं किया है, वैसी की वैसी बनाई है। ये साइड की लेंथ वेक्टर ए था, ये वेक्टर बी था, इसको ज्वाइन कर दिया। तो ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ बेस, बेस इज मॉड्यूलस ऑफ ए, और हाइट अभी हमने निकाली थी। ये अगर बी है, ये थीटा है, तो ये बी साइन थीटा होगी। तो ये हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट, एंड दिस इज नथिंग बट मॉड्यूलस ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है अपनी? ठीक है। इसका एक रीजन है, रीजन समझना। जैसे मान लो मोबाइल को ले लेता हूं। जैसे मान लेते हैं कि ये पैरेललोग्राम था, ठीक है। अब सोच के देखो कि अगर मैं कहूं कि इसका एरिया कुछ है, और मैं कहूं कि मैं आपको ऐसे ऐसे दिखा रहा हूं ये, और मैं आपसे कह रहा हूं कि ये क्या है? पैरेललोग्राम है, या ये रेक्टेंगल है, तो आप मान जाओगे? हो सकता है पेन हो। यस इसका एग्जैक्ट फिगर दिखाई नहीं दे रहा। तो अगर आपको इसका एग्जैक्ट फिगर देखना है तो आपको इसके क्या देखना पड़ रहा है? परपेंडिकुलर।
इसीलिए वेक्टर क्वांटिटी में जब भी कोई प्लेन सरफेस लेते हैं तो उसमें अगर आप क्वाड्रिलेटरल ले रहे हैं, खासकर उसमें वेक्टर ए वेक्टर बी बोल रहे हैं, तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड जो है वो इसका एरिया है, और इस एरिया का जो डायरेक्शन रहेगा वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर रहेगा, जिससे कि हम ओरिजिनल शेप देख पाए। हमेशा ऐसा होता है, हमेशा किसी भी वेक्टर सरफेस का ओरिजिनल शेप देखने के लिए उसके परपेंडिकुलर देखना पड़ता है। अगर हम ऐसा दिखाएंगे तो आपको दिखाई नहीं देगा। तो ये छोटी चीजें नहीं है, आगे चल के यूज होंगी। वेक्टर कैलकुलस आएगा बीटेक सेकेंड ईयर में, जिसने मैकेनिकल ली उसको बहुत काम आएगा। खैर जो भी है, ईडी में सबको काम आएगा, इंजीनियरिंग ड्राइंग आएगी आपके बीटेक में। ठीक है, ये यहां तक क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मैंने आपसे एक बात और पूछी कि मान लो आपके दिमाग में आए कि सर ऐसा नहीं हो रहा हो, जेई में आ चुका है ऐसा कि ये ट्राइंगल बन रहा है और ये है वेक्टर, ये ए बी सी, और हमें साइड का वेक्टर न देके वर्टेक्स दे रखी है। हमें तो वर्टेक्स के वेक्टर दे दिए और हमसे कहा गया कि इसका एरिया निकालो। देन हाउ कैन वी फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल हुज वर्टाइसेस वेक्टर आर गिवन? तो मैंने आपको शुरू में बताया, ध्यान रखना, जब भी कभी क्रॉस प्रोडक्ट कभी भी यूज होगा, ए क्रॉस, कोई भी क्रॉस प्रोडक्ट यूज होगा वो लाइन वेक्टर है। डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट लाइन वेक्टर का काम है। लेकिन खास बात क्या, जब क्रॉस प्रोडक्ट यूज होगा तो उसके लिए एक जंक्शन चाहिए होगा जिसके अबाउट रोटेट करेंगे। हम रोटेट कर रहे थे ना, तो तुम्हें किसके अबाउट रोटेट करना है, तुम्हें एक फैसला करो। जैसे मान लो मैंने सोच लिया मुझे बी के अबाउट रोटेट करना है, तो जिसके भी अबाउट तुम्हें रोटेट करना होगा उसमें लाइन वेक्टर हमेशा आउटवर्ड निकलेंगे। अरे तुमने ऑब्जर्व किया अभी तक कि नहीं किया? यस सर। हम इन दोनों के बीच में एंगल थीटा तभी बोल पाएंगे जब हेड हेड है या टेल टेल है, और अगर मुझे क्रॉस प्रोडक्ट करके रोटेट करना है तो फिर इनसे आउटवर्ड। तो मैंने इसको एक जंक्शन बनाया। अब इस बीसी लाइन का वेक्टर बोलूंगा क्या? वेक्टर सी माइनस वेक्टर बी, दिस माइनस दिस। फिर बी ए लाइन का होगा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, दिस माइनस दिस। नाउ यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट वी कैन फाइंड द एरिया। तो हमें तो वही याद है, एरिया क्या होता है? हाफ ऑफ दो साइड वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट। सो इट इज बी सी क्रॉस बी ए। क्या क्या किया हमने? अगर हमें वर्टेक्स दी हुई थी तो एक को फिक्स जंक्शन माना, उससे आउटवर्ड डायरेक्शन दिए, उसके वेक्टर निकाले और उनका क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं। अब देखो इसका क्रॉस प्रोडक्ट बहुत फेमस है, एक सिमेट्रिसिटी आती है, इट इज सी माइनस बी क्रॉस ए माइनस बी, हाफ ऑफ, क्रॉस प्रोडक्ट करें तो मैं इतना तो बताया, बी क्रॉस बी 0 होगा, पढ़ा होगा फिजिक्स में। यस सर, यस सर, यस सर। दोनों के बीच बी क्रॉस बी होगा, मॉड्यूलस ऑफ बी साइन 0, दोनों के बीच का एंगल 0 होगा तो वो 0 हो जाता है। सी क्रॉस ए, पहले सी का इन दोनों में कर रहे हैं तो सी क्रॉस ए माइनस सी क्रॉस बी, फिर बी का इन दोनों में कर रहे हैं तो माइनस बी क्रॉस ए और माइनस माइनस प्लस बी क्रॉस बी। ठीक है, तो बी क्रॉस बी 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। इसमें रोटेट कर लेंगे, मतलब क्या तुम ये समझते हो कि सी क्रॉस ए, इसको मैं लिख सकता हूं प्लस बी क्रॉस सी? यस सर। क्या ये सब लोग समझते हैं कि नहीं? ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी। अगर हम कह रहे हैं ए क्रॉस बी, तो ए पर हाथ रख के बी की तरफ रोटेट कर रहे हैं, ए क्रॉस बी ऐसा आ रहा है। और अगर हम कह रहे हैं बी क्रॉस ए, तो बी की तरफ हाथ रख के ए की तरफ रोटेट कर रहे हैं, तो ये कहां जा रहा है? अंदर। तो ये दोनों जस्ट अपोजिट साइड होते हैं, मतलब ए क्रॉस बी, अभी मैं प्रॉपर्टी में लिखवाऊंगा, इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। दे आर नॉट सेम, दे आर नॉट कॉम्यूटेटिव। डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होते हैं क्योंकि वो स्केलर क्वांटिटी है, इसके पास डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन के साथ साइन बदल जाता है। तो सी क्रॉस बी को मैंने जैसे ही बी क्रॉस सी लिखा, माइनस आया, वो माइनस माइनस प्लस, इसमें भी मैंने इसको लिख दिया तो ये हो गया ए क्रॉस बी। तो दिख रहा है तुम्हें एक सिमेट्रिक फॉर्मूला है क्या? ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए, एरिया ऑफ ट्राइंगल विथ हाफ साइन। प्लीज लिख लें, कोई डाउट हो तो पूछ लें।
सर हाँ बेटा, सर हमने जैसे कहा कि जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो जो उसका वेक्टर जाता है वो उन दोनों के वर्टेक्स से जाता है, जो दो वेक्टर्स होते हैं। सर तो जब हम कहते हैं कि जो एरिया वेक्टर है तो वो एरिया वेक्टर कहाँ से जाता है? वो दोनों के वर्टेक्स से जाता है या फिर पूरे प्लेन से जाता है? मतलब ये फिजिक्स में भी कंफ्यूजन रहता है मुझे। उसके वर्टेक्स से आता है। अरे वेक्टर तो कहीं से भी आ सकता है। तूने जैसे मान ले ये प्लेन था, ठीक है, ये वेक्टर ए था, ये वेक्टर बी था, तूने ए क्रॉस बी कर लिया। यस सर। अब ये हो गया। अब ये कहीं से भी जा सकता है, ये फ्री वेक्टर है, ये पूरे प्लेन में कहीं से भी जा सकता है। इस पे डिपेंडेंट थोड़ी रहा अब ये। अच्छा ठीक है सर। इसकी अपनी आइडेंटिटी है कि ये ए क्रॉस बी मतलब इन दोनों से होके बना है, लेकिन ये अब कहीं भी दौड़े, इसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करेगा तो कहीं भी दौड़ सकता है। ठीक है सर। वेक्टर और 3D हमारी सोचने की क्षमता को बहुत बढ़ाते हैं। अगर आप चाहते हैं बढ़ाना तो बहुत ब्रॉड माइंड करता है, खासकर 3D। वेक्टर में भी फिर भी लिमिटेशन है, 3D में लिमिटेशन और बढ़ जाती है। अगर आप बहुत अच्छे क्वेश्चन बनाए, बहुत मजा आए। हाँ बेटा, जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम था उसमें अगर हम एरिया के जगह हाफ इंटू d1 इंटू d2 लें तो भी एरिया सेम आएगा क्या पैरेललोग्राम का? शुरू का तो मुझे समझ में आया, कोई और बोले? ये थोड़ी दूर बैठी है बच्ची। सर जैसे कि आपने बताया ना कि जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमने लिया था बेस इनटू हाइट, अगर सर उसकी जगह हम एरिया पैरेललोग्राम का हाफ इंटू डायमीटर इंटू लेंगे तो भी एरिया सेम ही आएगा ना? हाफ d1 इंटू d2, यस सर। हाफ d1 इंटू d2 अगर अपन लेंगे तो देख लेते हैं, टेंशन क्यों लेना, अपन प्रूव कर लेते हैं आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर ये वेक्टर ए था, ये वेक्टर बी था, वैसे वो रोमबस का एरिया होता है शायद, मुझे इतना याद है, बाकी हो सकता है पैरेललोग्राम में बनता हो। वेक्टर ए वेक्टर बी, तो ये कितना होता था बेटा? ये होता था वेक्टर ए प्लस बी। क्यों? ये वेक्टर बी, ये हम पढ़ चुके भाई, दिस प्लस दिस इक्वल टू डायगोनल एंड दिस ये डायरेक्शन था, तो ये हो जाएगा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। तो आपका ये कहना है कि वो जो एरिया होता है वो होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होगा हाफ d1 इंटू d2 जो आता है बेसिकली। तो बेटा वो रोमबस का एरिया होता है। अगर ये रोमबस होता ना तो हमें पता है ना कि ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे। तो अगर मैं इनका क्रॉस प्रोडक्ट करता हूं तो फिर बन जाएगा हाफ। देख, अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हुए तो ये मैं कहूंगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। देखना आप, ये हो गया हाफ, इट इज वेक्टर ए क्रॉस ए माइनस ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस ए एंड माइनस बी क्रॉस बी। अब ये हो गया 0, ये 2 टाइम्स ऑफ बी क्रॉस ए हो गया और ये भी 0 हो गया, तो 2 से 2 कट गया, तो ये केवल बचा बी क्रॉस ए। और बी क्रॉस ए कितना? मॉड्यूलस ऑफ बी क्रॉस ए। अच्छा वैसे भी हो गया, नहीं ठीक है, फिर पैरेललोग्राम में भी चलेगा, जरूरी नहीं है रोमबस, नॉट नेसेसरी, पैरेललोग्राम को भी ले सकते हैं। देख आ तो यही है ना, यही तो था ना पैरेललोग्राम का एरिया, मॉड्यूलस ऑफ ए क्रॉस ए, बिल्कुल ले सकते हैं, चलेगा। यू आर राइट। क्या बोल रहा है? बच्ची ने पूछा था कि ऐसा इसमें हो जाएगा क्या कि डायगोनल का क्रॉस प्रोडक्ट अगर हम लें हाफ ऑफ d1 इंटू d2, तो d1 इंटू d2 में इंटू में क्या आएगा वेक्टर में? मुझे ऐसा लगा कि वो यही समझना चाह रही थी, तो हमने क्रॉस प्रोडक्ट करके देख लिया, क्रॉस प्रोडक्ट से बन रहा है, सेम वैल्यू आ रही है। तो अब हम याद रख सकते हैं कि डायगोनल का क्रॉस प्रोडक्ट का हाफ लेंगे अगर अपन, तो वो नीडफुल रहेगा यहां पर। हाँ बच्चे,
सर आपने ये BA को हाइट कैसे लिया एरिया में? किसको हाइट लिया? सर फर्स्ट लाइन जो हमने लिखी, एरिया को हाफ BC वेक्टर क्रॉस BA वेक्टर में BA वेक्टर हाइट कैसे लिया? नहीं, मैंने किसी को हाइट नहीं लिया, मैंने किसी को हाइट नहीं लिया। मैंने तो ये पढ़ा, हमने ये पढ़ लिया कि अगर मुझे पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड का वेक्टर पता है तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है मॉड्यूलस ऑफ A क्रॉस B। और हमने प्रूव कर लिया कि अगर कोई भी दो साइड का वेक्टर हमें पता है जो आउटवर्ड डायरेक्शन में है तो उनसे ट्राइंगल, उस ट्राइंगल का एरिया हो जाता है हाफ ऑफ A क्रॉस B का मॉड्यूलस। अब यहां पे हाइट वाइट कुछ नहीं रह गई। अब हमने इसको याद कर लिया, इसको याद कर लिया तो इसको अप्लाई किया, इसको हमने यहां पे अप्लाई कर लिया कि ये वेक्टर A की तरह काम कर रहा है, ये वेक्टर B की तरह है, तो ये इट इज हाफ ऑफ मॉड्यूलस ऑफ A क्रॉस B। अब सिंप्लीफाई कर लिया, यहां पे भी हमने ऐसे ही किया है। समझ आ रहा है बेटा? हाँ सर। ठीक। हो गया सर। ठीक है बेटा। निकिता, मैंने बस इतना सा बोला है, तुझे इतना याद रखना है कि क्रॉस प्रोडक्ट जब हम करते हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट एरिया दे रहा है, जनरली उसका मैग्नीट्यूड एरिया दे रहा है, लेकिन उसका डायरेक्शन प्लेन के परपेंडिकुलर क्यों होता है? क्योंकि प्लेन के परपेंडिकुलर जब हम लेते हैं किसी चीज को, जैसे लाइन वेक्टर है, ये लाइन वेक्टर है मान ले, ठीक है। अब ये लाइन वेक्टर है, अगर इसमें मैंने यहां पर एरो लगा रखा है तो इसको मैं कैसे भी देखूं, ऐसे देखूं, ऐसे देखूं, ऐसे देखूं, मुझे दिखेगा कि इसका डायरेक्शन क्या है। लेकिन अगर मैंने प्लेन फिगर ले लिया तो अगर मैं इसको ऐसे रख दूंगा तो बात बदल गई। अगर तुझे इसका ओरिजिनल शेप देखना है तो इसके परपेंडिकुलर ही देखना पड़ेगा। तो इसीलिए, और क्रॉस प्रोडक्ट हमें एरिया दे रहा है तो A क्रॉस B जो है उसका डायरेक्शन प्लेन के परपेंडिकुलर इसलिए रखा जाता है क्योंकि वो उस प्लेन के एरिया से रिलेटेड है और उसका डायरेक्शन परपेंडिकुलर रखना है। सर तो इसका कोई मैथमेटिकल रीजन नहीं है क्या? इसका कोई मैथमेटिकल रीजन नहीं है? देख, ये सब चीजें ज्योमेट्रिकली यूज करने के लिए बनी है और उनको यूज करके रिप्रेजेंट करने के लिए साइन बना दिए गए, उन साइन को डिफाइन करने के लिए डेफिनेशन बना दी गई। अब मैं तेरे को केवल अगर ये बताता कि A क्रॉस B ये होता है और n कैप जो है वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है और हम क्वेश्चन करते और क्वेश्चन बनते तो बात खत्म हो जाती। लेकिन सीखना जरूरी है, आगे चल के बहुत सारी चीजें आएंगी, आगे चल के बहुत सारी चीजें आपके सामने आएंगी। जैसे ऑब्लिक का केस आएगा कि तुम्हें एक स्फीयर दिया जाएगा जब तुम अच्छे कॉलेज में पहुंचोगे अगर, ठीक है, और तुमसे कहेगा कि भाई इसमें सेंटर से 120 डिग्री एंगल बनाते हुए एक स्फेरिकल स्फीयर का शेप काट दिया है, ठीक है। अब ये स्फीयर का शेप कट गया, ये ऐसा शेप स्फीयर का काट दिया गया है। अब बोला जाएगा कि ये शेप, इसको मैंने यहां पे रखा तो प्लेन पे, और यहां से लाइट डाल रहे हैं, यहां से कोई एंगल बता के देगा कि यहां से लाइट डाल रहे हैं तो ये कितना एरिया बना रहा है, नीचे शेडो से यहां पे कितना एरिया बन रहा है, ये वेक्टर कैलकुलस है। तो जब भी एरिया निकालने की बात आएगी, जब भी ये वाले एरिया निकालने की बात आएगी, तुम्हें याद आएगा क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। और तुम बिल्कुल नहीं पूछोगे कि उसका डायरेक्शन क्या होगा, क्योंकि ओरिजिनल शेप के लिए जो भी आप एरिया निकालोगे उसका डायरेक्शन उस प्लेन फिगर के परपेंडिकुलर रखोगे। क्यों रखोगे, मैंने आपको पढ़ा दिया। ओके सर। ये स्लो प्रोसेस है, अभी टेंशन ना ले, अभी मैं डराना ही चाहता कि तुम्हें क्या क्या पढ़ना है, ये सब बहुत मजेदार है, समझ में आएगा। सर आपने हमें जंक्शन समझाया, जो ये डायगोनल वाले केस में जंक्शन क्या होगा? देख, तू अगर ध्यान से देखे ना तो हमने शुरू में जंक्शन समझा, फिर हमने इसको प्रूव करने के लिए जंक्शन का यूज किया, फिर एक बार इसको भी समझने के बाद हमने इसमें कुछ नहीं किया। यस सर। अब तुझे जंक्शन चाहिए तो इसको इधर रख ले, इसको दूर रख दे, दोनों को, इस पूरे को थोड़ा दूर ले जा और इसको कॉर्नर पकड़ ले और क्रॉस प्रोडक्ट कर दे।
सर वो तो शिफ्टिंग तो करके हो ही जाएगा, मतलब इस तरीके से समझने का क्या मतलब लॉजिक रहा? एक 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 बेसिक प्रूफ से और भी प्रूफ हो सकते हैं और फॉर्मूले बन सकते हैं ना यार, तो वैसे फॉर्मूले बन रहे हैं बस अब ये। ठीक है सर। ठीक है, हाँ चलिए प्रॉपर्टी देखते हैं इसकी। फर्स्ट, इफ vector A and vector B are two non-zero vector and vector A cross vector B equal to 0, it implies vector A equal to lambda times of vector B. मैं लिखूंगा प्रॉपर्टी, आपको समझ में नहीं आया तो पूछना, अच्छे से पढ़ो, थोड़ा सोचो। vector A cross B equal to 0 and vector A dot B equal to 0 implies vector A or vector B or both are zero vector. Vector C equal to vector A cross vector B implies A dot C equal to B dot C equal to 0. हाँ भाई, ये तीन प्रॉपर्टी पहले लिखी, इसमें किसी को डाउट हो तो पूछें। ये दो तीन प्रॉपर्टी इसमें और लिखेंगी और क्वेश्चन शुरू हो जाएगा। फर्स्ट समझ में आ गया होगा? अगर दो वेक्टर नॉन जीरो हैं तो हमें पता है ए क्रॉस बी क्या होता है, मॉड्यूलस ऑफ ए मॉड्यूलस ऑफ बी साइन थीटा एन कैप। ए क्रॉस बी इज मॉड्यूलस ऑफ ए मॉड्यूलस ऑफ बी साइन थीटा एन कैप। अब ये नॉन जीरो है, बोला गया है, ये दोनों नॉन जीरो, ये जीरो हो नहीं रहा है, एन कैप जीरो होता नहीं है, वो तो यूनिट वेक्टर है। तो अगर ये जीरो हो रहा है तो किसकी वजह से हो रहा है? साइन थीटा की वजह से। तो साइन थीटा अगर जीरो है मतलब दे आर कोलिनियर, दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया? या तो जीरो या पाए। तो इसका मतलब है दोनों क्या है? कोलिनियर। और अगर कोलिनियर है तो वेक्टर, अगर दो वेक्टर कोलिनियर होते हैं तो एक को दूसरे के टर्म में लिख सकते हैं। अब इसको देखो, ए क्रॉस बी जीरो है मतलब या तो मॉड्यूलस ऑफ ए जीरो है या मॉड्यूलस ऑफ बी जीरो है या साइन थीटा जीरो है। ए डॉट बी भी जीरो है मतलब मॉड्यूलस ऑफ ए जीरो है, मॉड्यूलस ऑफ बी जीरो है, कॉस थीटा जीरो है। अब अगर साइन थीटा जीरो होगा तो कॉस थीटा जीरो नहीं होगा। इसका मतलब थीटा की वजह से नहीं हो रहा, किसकी वजह से हो रहा है? या तो वेक्टर ए की वजह से या वेक्टर बी की वजह से। और अगर सी को हमने बोल दिया, मतलब ये मान लो ये वेक्टर ए बन रहा था, ये वेक्टर बी था, इनके बीच में एंगल जो था वो थीटा था, हमने ए क्रॉस बी लिया, ए क्रॉस बी, तो ये ए क्रॉस बी जो बना, इसको अगर हम वेक्टर सी बोल रहे हैं तो ए क्रॉस बी क्या होता है? दोनों के परपेंडिकुलर होता है। उस प्लेन के परपेंडिकुलर है तो हर वेक्टर के परपेंडिकुलर है। तो अगर ए क्रॉस बी इज नथिंग बट वेक्टर सी, सो सी डॉट बी जीरो होगा और सी डॉट ए भी क्या होगा? जीरो होगा। अरे चमक क्या होगा? यस। ठीक है। देन फोर्थ, ये साइक्लिक ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है। कौन? क्रॉस प्रोडक्ट। आई कैप, जे कैप और के कैप लिख दो साइक्लिकली। अब
आई क्रॉस जे, अगर आप साइक्लिकली चलेंगे आई क्रॉस जे तो के होगा, आई कैप क्रॉस जे कैप तो के कैप है, जे क्रॉस के कहेंगे तो आई कैप है, जे क्रॉस के कहेंगे तो आई कैप है। कभी भी डाउट हो ऐसे बना लेना, के क्रॉस आई कहोगे तो जे आएगा, के क्रॉस आई कैप कहोगे तो जे आएगा। लेकिन उल्टा कह दिया, मान लो आपने आई क्रॉस जे की जगह जे क्रॉस के कहा, जे क्रॉस के, जे क्रॉस आई कहा, जे क्रॉस आए तो के की जगह माइनस के मिलेगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। ये पता है ना, सब लोगों को पता होगा मेरे ख्याल से, तो पता ही रहता है। आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के जीरो होता है, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल जीरो हो गया, तो साइन थीटा जीरो हो जाएगा। एंड प्रॉपर्टी नंबर 5, इसको सॉल्व करने के लिए जो प्रॉपर्टी लगती है, अगर वेक्टर ए जो है वो है a1 आई कैप, a2 जे कैप एंड a3 के कैप, और वेक्टर बी जो है इफ इट इज b1 आई कैप, b2 जे कैप, b3 के कैप, so what is a cross b, vector a cross vector b is nothing but determinant of I cap, j cap, k cap। ये जो पहले लिखा है उसे पहले लिखना है, पहले लिखा है वेक्टर ए तो उसके कोफिशिएंट a1 a2 a3 एंड b1 b2 b3, ये रिप्रेजेंटेशन है, प्लीज लिख लें। डिटरमिनेंट सॉल्व करना सबको आता है ना भाई? यस सर। हाँ यस सर। बहुत जरूरी है। ठीक है बच्चों, और देख लेते हैं, 2-3 चीजें और बची हैं वो देखते हैं, क्वेश्चन भी कर पाएंगे, 5 मिनट तो बचेंगे कम से कम अपना पास। सर मैंने ना कभी फिजिक्स वाले सर से पूछा नहीं, लेकिन वो ना वेक्टर प्रोडक्ट को ना ओरली करते हैं, मतलब कैलकुलेशन जो होती है उसकी, वो प्रैक्टिस से आ गया है। अच्छा, वो प्रैक्टिस से आ गया है, वो सिर्फ प्रैक्टिस है और कुछ नहीं। बिल्कुल परेशान मत हो। देख, बहुत लाइफ में बहुत कम कम चीजें पकड़ना, ज्यादा चीजें पकड़ने की जरूरत नहीं है, और हमेशा इस बात के लिए तैयार रहना कि एक समय आने के बाद चीजें छोड़नी है। मतलब शौक करना भयंकर तरीके से करना, पैसा आया खूब शौक करना, लेकिन एक समय के बाद दिमाग में रखना कि एक समय के बाद ये छोड़ देना है। इसका ये नहीं है शौक छोड़ देना है, इसका मतलब ये है कि वो छोड़ के दूसरे शौक करना है। नेक्स्ट देखें, 6 नंबर, A क्रॉस B नॉट कॉम्यूटेटिव। इट इज नॉट कॉम्यूटेटिव, मतलब A क्रॉस B is not equal to B cross A. It is A cross B basically equals to minus of B cross A. But it is distributive. It is distributive. Distributive means A cross B plus C. We can say it is A cross B. हम यूज कर चुके ऑलरेडी इसे, प्लस A cross C. और एक सबसे आखिरी चीज बची है, वो और बताऊंगा और क्वेश्चन करेंगे। ये इस साल जेई मेंस में यूज हुई थी, जो मैं बताने वाला हूं, लैग्रांज आइडेंटिटी। पढ़े? डन। ठीक है। यस सर। हाँ भाई, लैग्रांजेस आइडेंटिटी। लैग्रांज आइडेंटिटी क्या है? बेसिकली क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट के बीच का जो रिलेशन है वो लैग्रांज आइडेंटिटी है। मतलब मान लो मैं प्रूव करता हूं, मॉड्यूलस ऑफ ए क्रॉस बी होल स्क्वायर क्या होगा?
मॉड्यूलस ऑफ ए स्क्वायर, ये अपन डेरिवेशन कर रहे हैं, ठीक है, फाइनल आइडेंटिटी में नीचे लिख दूंगा, मॉड्यूलस ऑफ ए स्क्वायर मॉड्यूलस ऑफ बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। कभी भूल जाओ तो पता होना चाहिए कैसे बनाना है। मॉड्यूलस ऑफ ए स्क्वायर मॉड्यूलस ऑफ बी स्क्वायर, इसको लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, मॉड्यूलस ऑफ ए स्क्वायर मॉड्यूलस ऑफ बी स्क्वायर माइनस मॉड्यूलस ऑफ ए स्क्वायर मॉड्यूलस ऑफ बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। नाउ वी कैन से इट इज a डॉट a, दिस इज b डॉट b, और इसको क्या लिख सकते हैं, A डॉट B का होल स्क्वायर, a डॉट b होल स्क्वायर, दिस इज नथिंग बट मॉड्यूलस ऑफ a क्रॉस b होल स्क्वायर। इसको इधर ले आए तो मॉड्यूलस ऑफ a क्रॉस b होल स्क्वायर प्लस a डॉट b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a डॉट a इंटू b डॉट b। दिस लैग्रांज आइडेंटिटी। कुछ लोग ऐसे याद रखते हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं, कभी तो मैं ऐसा भी लिखा हुआ आ सकता है भाई ऑप्शन में, कभी ऐसा बना दे तो ऐसे भी लिखा आ सकता है। दिस होल स्क्वायर इज डिटर्मिनेंट ऑफ a डॉट a, इट इज b डॉट b एंड दिस इज a डॉट b एंड a डॉट b। अरे हो रहा है ना, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, ऐसे भी लिख देता है। कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन कभी लिख दे तो घबरा नहीं। आज का एक प्रश्न, वेक्टर ए गिवन है आई कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप, वेक्टर बी is 3i cap minus 2j cap plus 7k cap, vector C 2i cap minus j cap plus 4k cap। Find vector D which is perpendicular to vector A and vector B and satisfy C dot D equal to 15। एक क्वेश्चन अपन ने किया था, मुझे याद है, किसी ने पूछा था इसका कोई और तरीका भी है क्या, एक वेक्टर निकालना था जो दो गिवन वेक्टर के परपेंडिकुलर था, कुछ याद हो शायद आप लोगों को, ऐसा एक क्वेश्चन पूछा था किसी ने। तो यहां पर वैसा ही क्वेश्चन बन रहा है, हमें एक वेक्टर डी निकालना है जो दो वेक्टर के परपेंडिकुलर हो। अभी हमने ऐसा कौन सा वेक्टर पढ़ा जो दो गिवन वेक्टर के परपेंडिकुलर हो रहा है, क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, बिल्कुल। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं ए क्रॉस बी करूंगा, अगर मैं ए क्रॉस बी करूंगा तो एक वेक्टर आ जाएगा जो ए और बी के परपेंडिकुलर होगा, लेकिन जरूरी नहीं है वो डी हो। वेक्टर डी भी, मान लो वेक्टर डी यहां तक है, ये इतना निकला है यहां तक, ठीक है, ऐसे जा रहा है वेक्टर डी, ये ऐसा मैं बोलूं, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, दिस इज नथिंग बट ए क्रॉस बी, ये जो इन दोनों के परपेंडिकुलर था, और वेक्टर डी भी ऐसा ही है जो इन दोनों के परपेंडिकुलर है। लेकिन जरूरी नहीं है कि वेक्टर डी वेक्टर ए क्रॉस बी हो, लेकिन कोलिनियर तो है सर, कोप्लेनर। और अगर दो वेक्टर कोलिनियर होते हैं तो क्या करते हैं, कैसे लिखें, B vector is equals to lambda times A vector cross। शाबाश बच्चे, लैम्डा लगा के लिख देते हैं, बिकॉज दे आर कोलिनियर, दे आर डिपेंडेंट। कुछ बात समझ में आ रही है? यस सर। कोलिनियर की कोप्लेनर। अबे कोलिनियर हो गए तो कोप्लेनर अपने आप हो गए, अभी तो हम कोलिनियर ही बोलेंगे ना। ए क्रॉस बी एक वेक्टर है, दो वेक्टर नहीं है वो, ए क्रॉस बी एक ही वेक्टर है, सिंगल। हमें बोला गया है कि डी जो है ए और बी के परपेंडिकुलर है, और हमें पता है ए क्रॉस बी भी क्या होता है, ए और बी के परपेंडिकुलर होता है, तो ये दोनों आपस में कोलिनियर हैं, एक ही लाइन में है या पैरेलल है।
तो अगर ये कोलिनियर है तो किसी एक वेक्टर को लैम्डा टाइम्स लगा के दूसरे वेक्टर के टर्म में लिख सकते हैं, ये हमने सीखा है, याद आ रहा है कुछ? तो इतना बनाएं और लैम्डा की वैल्यू बाद में निकालने के लिए ये कंडीशन दी है। सर हाँ सर आपने जो ये आइडेंटिटी के पहले लिख रखा है सर, वो वर्ड समझ में नहीं आ रहा, लैग्रेंज क्या लिखा है? क्या तो जो हेडिंग लिख रखी सर वो समझ में नहीं आ रही सर। लैग्रांजे अरे एओडी में पढ़ी थी अपन ने, एलएमवीटी, लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम। हाँ लैग्रांजे एक साइंटिस्ट था, उसका नाम है LAGRANGE apostrophe S आइडेंटिटी, लैग्रांजेस आइडेंटिटी नाम है मैथमेटिशियन का। ओके सर। हाँ, आपसे डायरेक्ट तुम्हें लगता है क्रॉस प्रोडक्ट डायरेक्ट थोड़ी करवाएगा तुमसे, उसका एप्लीकेशन याद रखना है। हमने डॉट प्रोडक्ट में क्या क्या सीख लिया है? हमने डॉट प्रोडक्ट में सीखा कि अगर कोई वेक्टर अपन को निकालना है जो दो गिवन वेक्टर के परपेंडिकुलर हो, दैट इज A क्रॉस B, अब उसके पैरेलल कुछ निकालना है तो लैम्डा टाइम्स। इसके अलावा A क्रॉस B का यूज करना है, इसके लिए उसका मैग्नीट्यूड का यूज करना है, पैरेललोग्राम का एरिया निकालना पड़े, ट्राइंगल का एरिया निकालना पड़े तो उसका मॉड्यूलस क्रॉस B का मॉड्यूलस यूज होगा। बस ये उसका केस है। चलो ये काफी लोगों के आंसर भी आने लगे। ठीक है लक्ष्य, यश, ऋषभ, अगर आपकी स्पीड अच्छी है A क्रॉस B निकालने के लिए तो फिर सब बढ़िया है। डिटरमिनेंट सॉल्व करना अगर आपको जल्दी जल्दी आता है, ठीक है, इट इज 1 4 2 3 minus 2 7, तो A क्रॉस B इट इज 28 plus 4 32 I cap, and this is 7 minus 6 minus J cap, and this is minus 2 minus 12 minus 14 K cap. Now इसको लैम्डा टाइम्स कर देंगे तो वेक्टर D होगा लैम्डा टाइम्स ऑफ दिस 32 I cap minus J cap minus 14 K cap. अब वेक्टर D का वेक्टर C के साथ, वेक्टर C यहां पे लिख देता हूं, इसका डॉट प्रोडक्ट माइनस J कैप प्लस 4K कैप, डॉट प्रोडक्ट कर देंगे तो ये हो गया 64 लैम्डा टाइम्स ऑफ 64 प्लस 1 माइनस 56, और ये बराबर है किसके? दोनों का डॉट प्रोडक्ट 15 के। तो यहां से ये हो गया 65 9 बचा, तो लैम्डा इक्वल टू 15/9, तो इट इज 5/3। बस 5/3 इसमें रख दें तो 5/3 टाइम्स ऑफ दिस, ये आंसर होगा। ठीक है गुंजन, अब आपको A क्रॉस B निकालने में दिक्कत आ सकती है, डिटरमिनेंट को सॉल्व करना जितनी स्पीड से आप कर पाए। बट ये क्वेश्चन समझ में आया? यस सर। यस सर। और क्वेश्चन आएंगे तो देखते चलिएगा जैसे कैसे कैसे आते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो अपन कल मिल रहे हैं 5:30 के अराउंड, 5:30 5:35। मेरी 5:30 पे क्लास छूटेगी, या शायद 5:20 पे छूटती है क्लास, है ना? तुम लोगों की 5:20 पे छूटती है ना, तो 5:20 या 11 की क्लास छूटेगी। अपन 5:30 5:35 पे मिलेंगे और 8 बजे तक कोशिश करेंगे 8 बजे तक पढ़े। ठीक है, ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। वेलकम बेटा।